हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर 8 PM स्टडी पर। है कि नहीं, 8 बजे हर रोज वीडियो आ रहा है अभी 3-4 दिनों से, और वो लगातार आता रहेगा जब तक आप लोगों का CUET का एग्जाम हो नहीं जाता है, या जब तक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम हो नहीं जाता है, जो हम लोग यहाँ पूरा डिस्कस करने वाले हैं। हम लोगों ने कल इकोनॉमिक्स के सिलेबस को डिस्कस करा कि भाई आखिर और किस तरीके से हम लोग प्रिपेयर करेंगे। आज उसी तरीके से हम लोग क्या बिजनेस स्टडीज के सिलेबस को कवर अप करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उसमें क्या क्या पूछा जाएगा और किस तरीके से आप लोगों को तैयारी करना है। थोड़ा सा गाइडेंस वगैरह मैं देता चलूंगा ताकि उसी तरीके से आप लोग प्रिपेयर भी करते चलिए। तो ये आपका CUET का एग्जाम है। बिजनेस स्टडीज का जो सब्जेक्ट कोड है वो 305 है। और जल्दी से हम लोग फटाफट देख लेते हैं क्योंकि कल से हम लोगों को क्लास स्टार्ट करना है। और कल मैं क्या पढ़ाऊंगा, किस टॉपिक पर पढ़ाऊंगा, वो भी मैं लास्ट में बता दूंगा ताकि आप लोग उसी तरीके से एक बार प्रिपेयर हो जाइए और हर रोज क्लास लीजिए। ताकि क्या होगा, आप लोगों का एक बार CUET क्लियर हो गया ना, तो एक तरीके से आप लोगों के अंदर एक जोश आ जाएगा कि भाई हाँ यार, हम लोग एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग क्या होते हैं कि भाई 12th का एग्जाम दिए, उसको रिलैक्स हो गए, अरे आप तो भाई अब तो मैंने पहाड़ उखाड़ लिया है। तो ऐसा कुछ काम नहीं किया आप लोग। ठीक है भाई, एग्जाम हो चुका है, लेकिन आप लोगों को फर्दर आगे भी देखते चलना है। ठीक है, तो ये कड़वा सच है, इसीलिए आप लोग इसको जितना जल्दी मान लेंगे जितनी उतनी अच्छी बात है। क्योंकि आप लोगों का एक फर्दर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई पूरा लग जाओ भाई, इंजॉयमेंट के साथ साथ अगर थोड़ा बहुत लेक्चर भी देख लो तो आप लोगों का जो भी कॉन्सेप्ट आपने एग्जाम में दिया है वो सब सारा कॉन्सेप्ट MCQ के फॉर्मेट में आप लोगों को क्लियर होता चला जाएगा। तो हर दिन 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर आके जरूर मिलिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो देख लेते हैं कि बिजनेस स्टडीज में क्या क्या सिलेबस इंपॉर्टेंट है और क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। तो पहली बात, अगर देखा जाए तो 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन जो रहेगा वो आप लोगों को अटेम्प्ट करना होगा। किसमें? बिजनेस स्टडीज के पेपर में, जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है, जो सेक्शन नंबर 2 में है। ठीक है, सेक्शन नंबर 2 में CUET के पेपर में। अब आते हैं कि यूनिट 1। पहला है प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला जो है प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आप लोगों को पूछा जाएगा। सबसे पहला यूनिट क्या है? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि आखिरकार मैनेजमेंट का क्या फंक्शन होता है बिजनेस में, कि अगर कोई मैनेजमेंट सही तरीके से कर चलता है तो किस तरीके से वो अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकता है या अपने बिजनेस को किस तरीके से आगे ले जा सकता है। तो इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, एक बार टॉपिक आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। अब मैं रिवीजन के तौर पर पढ़ाऊंगा, पूरे डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग रिवाइज करके चलते चलेंगे हम लोग। ठीक है, जब हम लोग पूरा ये रिवाइज करेंगे यूनिट 1। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट और प्रोफेशन, की मैनेजमेंट को साइंस क्यों बोला जाता है, आर्ट क्यों बोला जाता है, प्रोफेशन क्यों बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग इन सारे कॉन्सेप्ट को भी पढ़ेंगे। लेवल ऑफ मैनेजमेंट के टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल, जो मिडिल लेवल और एक लोअर लेवल मैनेजमेंट, उन तीनों के बारे में, बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम अप्रोच भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से, टॉप टू बॉटम अप्रोच भी हम लोग अच्छे तरीके से इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट फंक्शन क्या होता है, उसमें से चारों, पोस्ट डीसी, POSDC। पोस्ट डीसी मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से 12th में पढ़ा होगा, तो अब थोड़ा सा रिवीजन का टाइम आ चुका है। उसके बाद लास्ट में है कोऑर्डिनेशन, कि नेचर, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो ये सब सारे कॉन्सेप्ट्स को भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। यूनिट 2 में क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इसका मीनिंग क्या होता है, नेचर क्या है, उसका सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब एक और होता है इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस या फीचर्स आ गया तो उसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, कि इंपॉर्टेंस और फीचर्स ये सब सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिजनेस में, खास कर क्योंकि आपको थोड़ा बहुत इसमें केस बेस्ड स्टडी छोटा छोटा पूछ लिया जाएगा MCQ के फॉर्मेट में, तो आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। फिर आता है हेनरी फेयल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसका प्रिंसिपल और टेक्निक। ये 14 हेनरी फेयल का प्रिंसिपल होता था, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ टेलर का भी साइंटिफिक जो मैनेजमेंट का फंक्शन होता था उसको भी, या उसके टेक्निक को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे या फिर से रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब आगे। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है जल्दी से देख लेते हैं। थर्ड यूनिट में क्या है? थर्ड यूनिट में आप लोगों को बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ना है। बिजनेस इन्वायरमेंट आप लोगों ने 12th वाले में तो पढ़ा ही होगा, चाहे वो CBSE वाले हों चाहे वो ISC बोर्ड वाले हों, दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से कवर करा होगा और आई होप सो आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। अब उसी को थोड़ा ब्रशन अप करने की बारी है। उसमें बिजनेस इन्वायरमेंट का मीनिंग, इंपॉर्टेंस इन्वायरमेंट में, डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, इकोनॉमिक डायमेंशन क्या है,
सोशल डायमेंशन क्या है उसका, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन क्या है, पॉलिटिकल और लीगल डायमेंशन क्या है बिजनेस इन्वायरमेंट में, अगर किसी कंट्री का पॉलिटिकल कंडीशन ठीक नहीं है तो किस तरीके से उसका इकोनॉमी जो होता है या उसका जो बिजनेस होता है, किसी किसी का बिजनेस होता है वो कितना इम्पैक्ट होता है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन इंडिया, इंडिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसा इम्पैक्ट और गवर्नमेंट पॉलिसी किस तरीके से होता है, चाहे वो ग्रोथ ऑफ बिजनेस और इंडस्ट्री में, ठीक है, विद स्पेशल रेफरेंस टू द एडॉप्शन ऑफ पॉलिसी ऑफ एलपीजी। यहाँ पर एक और कि एलपीजी के पहले हमारा कंट्री किस तरीके से था, एलपीजी आने के बाद जब 1991 में आया तो वो किस तरीके से इनहेंस किया। उसके बाद आते हैं पोस्ट डीसी को पढ़ने की बारी आती है। पोस्ट डीसी जो सबसे पहला क्या है, प्लानिंग। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग में मीनिंग है, फीचर्स है, इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस। लिमिटेशन मतलब ड्रॉबैक, ये क्या क्या नेगेटिविटी है कि अगर आप लोग नहीं करते हैं प्लानिंग तो क्या क्या आप लोगों को दिक्कत आ सकती है, ठीक है। प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है, टाइप्स ऑफ प्लान क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, स्ट्रेटेजी क्या होता है, पॉलिसी क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है, मेथड क्या होता है, रूल क्या होता है, बजट क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है। तो इन सब सारे टाइप्स ऑफ प्लान्स को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करने की कोशिश करेंगे जब प्लानिंग का चैप्टर पढ़ेंगे। उसके बाद क्या, यूनिट 5 में ऑर्गेनाइजिंग है, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होना चाहिए, फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है, डिविजनल स्ट्रक्चर, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल में क्या होता है कि जो बैंक वगैरह में काम करते हैं या जो बैंक होता है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल जो रेडी वगैरह लगाते हैं, जो ठेला वगैरह लगाते हैं, तो उनका एक पर्टिकुलर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम नहीं रहता, या फिर जो डेली बेसिस पर लेबरर काम करते हैं, आपके घर बनाते हैं वो लोग, तो उनका कोई फिक्स नहीं रहता, तो वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। डेलीगेशन क्या होता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, आप लोग 12th में पढ़े होंगे। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, मीनिंग और इंपॉर्टेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, इन दोनों के बीच में, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, उन सब सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग एक एक कर समझेंगे, क्योंकि सबसे पहले आप लोगों को पूरा सिलेबस एक माइंड में पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप सो 5th यूनिट तक आप लोगों का क्लियर होगा। अब आते हैं आगे स्टाफिंग में। अब स्टाफिंग में क्या क्या पूछा जाएगा भाई, पीओएसडीसी में प्लानिंग हम लोगों ने डिस्कस किया क्या क्या आएगा, ऑर्गेनाइजिंग हम लोगों ने, अब स्टाफिंग आते हैं। मीनिंग, उसका नीड क्या है स्टाफिंग का, और इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग क्या है। फिर स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, की एचआरएम का क्यों पार्ट होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्यों पार्ट होता है स्टाफिंग, इसके बारे में भी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उसके बाद स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस, का स्टाफिंग का प्रोसेस क्या होता है, रिक्रूटमेंट क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, क्या रिक्रूटमेंट और जो स्टाफिंग होता है वो सेम वर्ड है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिलेक्शन क्या होता है, सिलेक्शन का मीनिंग क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट क्या होता है, मीनिंग, उसका नीड क्यों है ट्रेनिंग, क्योंकि अगर आप स्टाफ को ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, उन सारी चीज़ों को। ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग, कि अगर जॉब में रहते मतलब रह रहा है वो कोई बंदा, कोई जॉब कर रहा है और उसके जॉब करते करते उसे ट्रेनिंग दिया जा रहा है, या फिर पहले ट्रेनिंग दिया जा रहा है फिर जॉब दिया जा रहा है, तो उन सब सारे कॉन्सेप्ट्स को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आते हैं यूनिट नंबर 7 में, उसमें क्या, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या, मीनिंग, इंपॉर्टेंस, प्रिंसिपल्स है, सुपरविजन है, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस है, मोटिवेशन क्या होता है डायरेक्टिंग का, मास्लो क्या होता है, मास्लो हिरार्की ऑफ नीड्स क्यों जरूरी है भाई, इन्होंने क्या प्रिंसिपल दिया है या क्या हिरार्की दिया जिसकी वजह से आप डायरेक्शन को और बेहतर बना सकता है कोई मैनेजर, या कोई उसका जो अपर लेवल टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट किस तरीके से अच्छा बना सकता है। उसके बाद फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या होता है, लीडरशिप क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, उसमें बैरियर क्या है, रुकावटें क्या क्या हैं, और उसका इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे हम लोग बना सकते हैं। तो इन सब सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है 8th में क्या, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग क्या है, स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग और टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग। तो ये सब सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग कंट्रोलिंग में पढ़ेंगे। मतलब पोस्ट डीसी से बहुत मेजरली क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि ये 5 चैप्टर इकलौता है जो आने वाला है, ठीक है। तो आई होप सो यहाँ तक पूरे अच्छे तरीके से आप लोगों का क्लियर होगा। अब आते हैं क्या, अब जो बिजनेस, फाइनेंस और मार्केटिंग, अब आता है बिजनेस, कि बिजनेस के फाइनेंस और मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट किस तरीके से पूछा जाएगा और किस तरीके से हम लोग उसको कवर अप करेंगे। तो यूनिट नंबर 9 में बिजनेस फाइनेंस के बारे में पूछा गया, बिजनेस फाइनेंस क्या होता है,
उसका रोल क्या है बिजनेस फाइनेंस का। देखो मैं आराम से आ सकता हूँ, बोर्ड पर पढ़ा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो आप लोगों को फील आएगा ना, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म जुड़े रहिएगा तो आप लोगों को एक अलग तरीके का, क्योंकि मेरा एक ये मानना है कि अगर आप लोगों का पूरा स्क्रीन आप लोगों के कंट्रोल में है तो फिर वो आपके, अब मैं आके स्क्रीन पर कुछ डिस्ट्रैक्शन पैदा नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा एक होलसेल कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोगों को इसके अलावा कि सर फेस दिखाइए, ये दिखाइए, तो फेस दिखाने का कोई मतलब बनता नहीं है। अगर बाद में ऐसा कुछ होगा तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो बिजनेस फाइनेंस क्या होता है? बिजनेस फाइनेंस में मीनिंग है, रोल है, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। फिर फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है भाई, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग और उसका फैक्टर क्या होता है, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल क्या होता है, मीनिंग एंड फैक्टर अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट, कि फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल होता क्या है, वो सब सारा हम लोग पढ़ेंगे। कि फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल जो डे टू डे एक्टिविटी में हम लोग, जैसे मान लो कि आपने मशीन्स लिए तो मशीन्स क्या हो गया, एक फिक्स फैक्टर हो गया, मतलब एक फिक्स, एक बार आपने ला दिया फिर आप लोगों को 10-15 साल तक मशीन खरीदने की जरूरत नहीं है। वर्किंग कैपिटल क्या है, जो डे टू डे एक्टिविटी में जो भी पैसा लगता है आपका डे टू डे एक्टिविटी में, जैसे कि सैलरी देना है या फिर कुछ खर्चा हो रहा है तो वो सब सारा, रेंट देना है तो वो सब सारा क्या हो गया, वर्किंग कैपिटल के रूप में आएगा। और वो किस तरीके से अफेक्ट करता है हमारी रिक्वायरमेंट को, वो सब सारे बिजनेस फाइनेंस को। बिजनेस फाइनेंस का मतलब होता है रुपया, कि आप लोगों को बिजनेस फाइनेंस कैसे जरूरी है, ठीक है। अब आते हैं यूनिट नंबर 10, फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट से ही एक बिजनेस फाइनेंस को चलाया जाता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट क्या होता है, शॉर्ट टर्म मार्केट और लॉन्ग टर्म मार्केट, नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या होता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट उसमें बहुत जरूरी है, प्राइमरी मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, और नेचर और टाइप्स ऑफ प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट समझेंगे। फिर दोनों के बीच में डिफरेंस, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के बीच में डिफरेंस समझेंगे। फिर स्टॉक एक्सचेंज, हमारे देश में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, फिर ऑक्टाई क्या होता है, फिर ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या होता है, कोई ट्रेड करना चाहता है स्टॉक मार्केट में तो वो किस तरीके से ट्रेड कर सकता है, उसका प्रोसीजर क्या है, ये सब सारा चीज़ कटा हुआ था आपके 12th वाले बोर्ड में। तो इसमें ये चीज़ आ रहा है तो आप लोग एक बार थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा के चलिएगा। सिक्योरिटी सेबी के बारे में, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ये आपके बोर्ड में आ रहा था तो आप लोग इस पर रूबरू तो जरूर होंगे आप लोग इससे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में क्या, नेक्स्ट स्लाइड में है अब 11th जो यूनिट है उसमें मार्केटिंग पूछा गया। मार्केटिंग में क्या, मीनिंग एंड रोल, उसका फंक्शन क्या होता है, डिस्टिंक्शन बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग क्या होता है, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, नेचर उसका क्या होता है, क्लासिफिकेशन, ब्रांडिंग कैसे करते हैं, लेबलिंग कैसे करते हैं, पैकेजिंग कैसे करते हैं, ये सब सारे कॉन्सेप्ट्स को। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसका मीनिंग क्यों होता है, क्या होता है, उसका रोल क्या है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरीके से आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सामान को, वो भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बिजनेस मार्केटिंग में। फिर ठीक है, उसके बाद उसका फैक्टर क्या है, चॉइस ऑफ चैनल कितने हैं, प्रमोशन फिर पढ़ेंगे, प्रमोशन का मीनिंग क्या होता है, प्रमोशन मिक्स क्या होता है, रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या होता है, पर्सनल सेलिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या होता है। तो मतलब एडवर्टाइजमेंट के बारे में भी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से कवर करेंगे। उसके बाद लास्टली आता है प्राइस, ठीक है। प्राइस क्या होता है कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्राइस के कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिससे प्राइसिंग पर इफेक्ट होता है, तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक है, ठीक है। उसके बाद है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी आप लोगों ने पढ़ा है, इसमें सारा कॉन्सेप्ट आ रहा है भाई। इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है, कंज्यूमर राइट्स क्या होता है, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कौन कौन से वेज हैं जिससे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाता है, वो सब सारे कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। और क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड है तो आप लोगों को थोड़ा सा एनसीईआरटी वाला जो सारा कॉन्सेप्ट है वो वही सब सारा हम लोग पढ़ेंगे ताकि क्वेश्चन भी उसी लेवल का आएगा। कंज्यूमर अवेयरनेस एंड लीगल रिड्रेसल, कि भाई कहाँ से अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्या है और उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया और उसमें क्या क्या कैसे कैसे सीक रिड्रेसल कर सकता है। मतलब कोई भी कंज्यूमर को अगर दिक्कत होता है, कोई फ्रॉड होता है कंज्यूमर के साथ, तो वो कहाँ कहाँ जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकता है, स्टेट कोर्ट में जा सकता है या नेशनल कोर्ट में जा सकता है। तो ये तीन प्रावधान तीन उन लोगों को एक कोर्ट ऑफ जुरिडिक्शन दिया गया जहाँ पर वो जाकर अपनी कंप्लेन को लगा सकते हैं। रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, एनजीओ का रोल क्या होता है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है, तो ये सब सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद यूनिट आता है 13 में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं था, ना तो सीबीएसई में था
ना तो आईएएससी बोर्ड में था। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, और पहले मैं वही चैप्टर कवर करूंगा जो चैप्टर आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। उसके बाद थोड़ा बहुत आप लोगों ने सारे चैप्टर्स पढ़े हैं तो उनके बारे में फिर हम लोग साथ में साथ डिस्कशन करते चलेंगे कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, कि जो बिजनेस करने के तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को। कोई बिजनेस कर रहा है ना तो वो किस तरीके से कर रहा है उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कैसे होगा, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, फंक्शन क्या है, नीड क्यों है, एंटरप्रेन्योरशिप का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कॉम्पिटेंसीज क्या है, प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप वैल्यूज क्या है, एटीट्यूड क्या होना चाहिए, मोटिवेशन क्या होगा, और मीनिंग और कॉन्सेप्ट। तो ये सब सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे अगर बिजनेस स्टडीज के बारे में बात किया जाता, ठीक है, ताकि आप लोगों को एक होलसेल इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप लोग उसी तरीके से आगे बढ़ाते चलें अपने तैयारी को। अगर उसके बावजूद भी कोई डाउट होगा तो आप लोग हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर एक बार मैसेज कर सकते हैं, आप लोगों को डायरेक्टली मैं आंसर करूंगा, ठीक है। तो चलिए, अब यहाँ तक सिलेबस हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब ये मत भूलिएगा भाई कि कल 8 बजे आप लोगों को फिर से हम हमारे यूट्यूब चैनल पर आके मिलना है, ठीक है। तो कीप काम एंड डोंट फॉरगेट वी हैव अ क्लास टुमारो, कि हम लोगों का क्लास है टुमारो, और वो भी कौन से टॉपिक से रिलेटेड, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो इंट्रोडक्टरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो वो सब सारे हम लोग उसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, क्योंकि वो आप लोगों का 11th में आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, और आईएससी बोर्ड वाले ने 12th में पढ़ रखा है। तो ताकि दोनों का एक तरीके से 11th में सीबीएसई वालों ने पढ़ा होगा इसके बारे में माइक्रो इकोनॉमिक्स, और आईएससी बोर्ड वालों ने 12th में पढ़ा था, ठीक है। तो पहले इसी को लेंगे, ताकि बहुत बच्चों का इसमें डाउट रहता है। तो इसमें क्या क्या होगा, इसमें 2-3 चैप्टर्स हैं, तो हम लोग फटाफट माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी चैप्टर पूछे जा रहे हैं आपके सीयूटी एग्जाम में उसको कवर करेंगे। कल हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्टरी से शुरू करेंगे, और साथ ही साथ मैं एमसीक्यू भी डिस्कस करूंगा कि भाई आखिरकार क्या क्या एमसीक्यूज होने चाहिए और क्या क्या पूछे जाएंगे और उससे क्या क्या एमसीक्यूज, ताकि आप लोग साथ ही साथ एक तरीके से आप लोगों का प्रैक्टिस सेशन भी होता चले, है कि नहीं। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो कल तो हम लोग मिलेंगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसी तरीके से सपोर्ट बनाते रहिए। अगर आप लोगों को कुछ और भी इम्पोर्टेंट लगता है कि सर ऐसे कीजिए, तो आप लोग इम्पोर्टेंट चीज़ें भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर वहाँ भी नहीं तो हमारे फेसबुक चैनल स्काइनॉमिक्स एकेडमी, या फिर हमारा इंस्टाग्राम का जो पेज है वो स्काइनॉमिक्स, वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये हमारा वेबसाइट है। तो आप लोग कहीं भी जाके कमेंट कर सकते हैं, या डायरेक्टली व्हाट्सएप नंबर पर भी आप लोग डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं। कहीं भी आप लोग कहीं भी हो ऑल ओवर इंडिया में, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को इसी तरीके से तैयारी करना है और बहुत अच्छे तरीके से डील करके चलिए, ताकि आप लोग सीयूटी में मैक्सिमम मार्क्स ला सकें, खास करके डोमेन सब्जेक्ट में, और वो भी इकोनॉमिक्स और बीएसटी में। तो ये दोनों मेरे हाथ में भाई, और साथ ही साथ आप लोगों के हाथ में कि आप लोग किस तरीके से मेरे कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करके चल रहे हैं, ताकि आप लोगों को फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो और एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाए। तो चलिए, धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। मिलते हैं कल 8 बजे।